नमस्कार दोस्तों। क्या राहुल गांधी इतने संवेदनशील राजनेता हैं कि वो अपने क्षेत्र की जनता के लिए यात्रा छोड़ के चले जाएं? क्या राहुल गांधी ने कोई एक नई प्लानिंग तैयार की है जिससे कि वो नरेंद्र मोदी के तमाम झूठ को एक्सपोज करके जनता के सामने ले आए? और क्या राहुल गांधी ने एक इस तरह की राजनीति शुरू की है कि नरेंद्र मोदी की राजनीति के आगे वो लंबी लकीर खींच दे? कमो बेस इसी तरह के आज सवाल खड़े। राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर हैं और उनकी भारत जोड़ो न्याय यात्रा कल से बनारस पहुंच गई थी। बनारस यानी वाराणसी, वही वाराणसी जो नरेंद्र मोदी का गढ़ है, जो एक लंबे अरसे से बीजेपी का गढ़ है। और वहां पर जब वो पहुंचे तो वहां पर उनके लिए जिस तरीके से भीड़ उमड़ी, जिस तरीके से लोग सड़क पे आ गए, और हालत यह हो गई कि राहुल गांधी ने एक समा बांध दिया। और जब वहां पर उन्होंने संबोधित किया, लोगों से बात की, और जो संवाद किया उस संवाद ने तमाम सारे लोगों को सोचने के लिए मजबूर कर दिया। नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार इतना डर गई कि जहां भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता, तमाम सारे लोग जब काशी विश्वनाथ बाबा के मंदिर में पूजन अर्चन करने जाते हैं, नरेंद्र मोदी का तो वहां से पूरा लाइव टेलीकास्ट होता है, योगी आदित्यनाथ का होता है, सबके लिए कैमरे जाते हैं। राहुल गांधी के वहां जाने पर उनके कैमरे, उनकी सारी चीजों को रोक दिया गया, मोबाइल को रोक दिया गया कि ना आप फोटो ले सकेंगे, ना आप कैमरे ले जा सकेंगे, और ना जाने क्या क्या। तो आप इससे समझिए कि राहुल गांधी के मंदिर जाने से इतना डर गए। और क्या राहुल गांधी को बाबा विश्वनाथ ने आशीष प्रदान कर दिया, इतना आशीष प्रदान कर दिया कि वो भगवान राम, किन्ना राम, जो भगवान शिव के एक अघोर पंथ है, उसके सबसे बड़े देवता माने जाते हैं। कहा जाता है जो कोई ना कर सके वो किन्ना राम करते हैं। तो उनके यहां भी आशीष मिल गया। लेकिन नरेंद्र मोदी को, उनकी पार्टी को, उनके लोगों को डर सताने लगा। डर इस कदर सताने लगा कि अब इस खबर को कैसे डिरेल किया जाए, उसके लिए कौन कौन से हथियार इस्तेमाल किए, और उन हथियारों को इस्तेमाल करने की पूरा खेल शुरू हो गया। इसके लिए कैसे कैसे क्या क्या कहानियां बनानी है वो बनाने की बात थी। राहुल गांधी के गंगा के तट पर जाकर के, और गंगा की जो दुर्दशा की है, जिस तरीके से उसे गंदा किया है, और नमामि गंगे के नाम पर लूट हुई है, उस पर वो बोलने वाले थे। उसके पहले ही तमाम तरह की साजिशें रची जाने लगी। बहरहाल तभी राहुल गांधी को खबर आई कि उनके क्षेत्र, जहां से वो चुन के आते हैं, जहां की जनता ने उन्हें बड़ा प्यार दिया, उस वायनाड से एक खबर आई कि उनके तमाम सारे लोग, 3 लोगों की मृत्यु हो गई है 3-4 दिनों में। हाथी वहां घूम रहे हैं, जंगल से बाहर आ गए हैं, और उसके कारण स्थितियां वहां खराब है। तो राहुल गांधी ने उस चीज को एड्रेस करने के लिए, क्योंकि वही वहां के प्रतिनिधि हैं, वही सांसद, उन्होंने बीच में ही यात्रा रोकी और सीधे वायनाड चले गए। वायनाड जाकर के वो वहां पर वहां की सरकार, वहां के प्रशासन और सबसे वार्ता करके इस बात के लिए सुनिश्चित कराएंगे कि कैसे हमारे नागरिकों की रक्षा की जाए, कैसे उन हाथियों को भी नुकसान ना हो, लेकिन वहां के लोगों को भी नुकसान ना हो, और उसको कैसे बचाया जाए, इसके लिए काम करने के लिए वो वहां पर चले गए।
वो कल फिर आ जाएंगे 3 बजे तक, लेकिन तब तक जरूरी था, क्योंकि जिस क्षेत्र की जनता ने चुना है उसके प्रति आपकी जिम्मेदारी का भाव होना चाहिए। यह बात नरेंद्र मोदी के लिए सिखाने की हो गई, क्योंकि नरेंद्र मोदी सांसद जरूर है वाराणसी से, लेकिन जब वाराणसी में लोग मर रहे थे, बिलख रहे थे, तब नरेंद्र मोदी वहां नहीं आ रहे थे। और जब वहां बेटियों से रेप हो रहा था तब वो नहीं आ रहे थे। जब बीएचयू में सरेआम गैंगरेप हुआ एक बेटी के साथ में, तब भी वो नहीं आए। वो तब भी नहीं आए जिस गंगा मां ने मुझे बुलाया है वो कहते थे, और उन गंगा को जब गंदा कर दिया गया, नाले छोड़े जा रहे हैं, लेकिन वो कहने नहीं आ रहे, वो इस किसी भी विषय पर बात नहीं करते हैं, लेकिन वो मंदिर को कारपोरेट के हाथ में सौंप देने के लिए पूरी साजिश रचते हैं। तमाम सारी उनकी साजिशें हैं। बहरहाल राहुल गांधी इन सारी साजिशों को तोड़ते हुए वहां से करके निकल, और जब वो निकल के आए गुदौलिया चौक से, तो उसके बाद में डरे सहमे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, नफरत में भरे कार्यकर्ताओं ने और उनके नेताओं ने गुदौलिया चौराहे को गंगा जल से धुला। पूछे किस बात के लिए? कि राहुल गांधी मंदिर चले गए थे, राहुल गांधी वहां से निकले थे, इसलिए वो अपवित्र हो गया। अब आप सोचिए, राहुल गांधी जैसा सच्चा व्यक्ति जहां से निकल के जाए, वो जगह पवित्र होती है कि अछूत हो जाती है। इससे पता चलता है छूत अछूत का कितना भाव भारतीय जनता पार्टी के लोगों में है, किस तरीके की नफरत उनके लोगों में है। ये सारी बातें सामने आती। चलिए, जब ये सारी बातें सामने आती हैं तो निश्चित रूप से होता है कि ये कौन सी राजनीति कर रहे हैं नरेंद्र। और इसी कड़ी में मैं बताऊं कि नरेंद्र मोदी की जो पूरी राजनीति है, उस राजनीति में झूठ और झूठ ही है। कल रात को भारतीय जनता पार्टी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से एक वीडियो पोस्ट करते हुए कहा गया कि देखिए, कांग्रेस के यूपीए के सरकार में इतने आतंकी हमले हो रहे थे, मोदी सरकार में तो 0 आतंकी हमले हुए। तो सवाल उठा कि भाई, इसका मतलब है पुलवामा में जो लोग मरे वो आतंकी हमले में नहीं मरे थे। चंद से सवाल थे, मैंने उसमें लिखा, लिस्ट तो बहुत लंबी है लेकिन चंद से बता देता हूं। 28 दिसंबर 2014 बेंगलुरु में बम धमाका हुआ, आतंकी धमाका बताया गया, नरेंद्र मोदी की सरकार। 20 मार्च 2015 को जम्मू कश्मीर में आतंकी हमला हुआ, नरेंद्र मोदी की सरकार। 4 जून 2015 को मणिपुर में हमला हुआ, नरेंद्र मोदी की सरकार। 27 जुलाई 2015 को गुरदासपुर में आतंकी हमला हुआ, नरेंद्र मोदी की सरकार। 2 जनवरी 2016 को पठानकोट में हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार हमारे एयरबेस पर 3 दिन कब्जा करे रखा आतंकियों ने। साहब, वो हमला क्या कहेंगे, उससे बड़ा तो और कुछ चुनौती नहीं हो सकती थी। इसके बाद में 25 जून 2016 को जम्मू कश्मीर के पंपोर में आतंकी हमला। इसके बाद में 18 सितंबर 2016 को जम्मू कश्मीर के उड़ी में आतंकी हमला। फिर 3 अक्टूबर 2016 को जम्मू कश्मीर के बारामूला में हमला। और इस दौरान डबल इंजन की सरकार है, डबल इंजन की सरकार की बात कर रहा हूं। 6 अक्टूबर 2016 को हंदवाड़ा हमला। फिर 29 नवंबर 2016 को नगर रोटा आर्मी बेस पर हमला। फिर देखिए, एक एयर बेस पर, फिर एक आर्मी बेस पर, और ये सब डबल इंजन की सरकारें, चाहे पंजाब के हो और चाहे जम्मू कश्मीर का हो, चाहे कर्नाटक का हो। फिर 7 मार्च 2017 भोपाल उज्जैन पैसेंजर में जो है आतंकी हमला, बम ब्लास्ट। फिर 24 नवंबर 2017 को सुकामा में नक्सली हमला। इसके बाद में वहां पर भी डबल इंजन की सरकार। 17 जुलाई 2017 अमरनाथ यात्रा पर आतंकी हमला। फिर 5 अगस्त 2017 को कोकराझार में हमला। फिर 10 फरवरी 2018 को संजुआन हमला।
फिर 13 मार्च 2018 को सुकमा में नक्सली हमला, फिर 9 अप्रैल 2019 को दंतेवाड़ा में नक्सली हमला, फिर 14 फरवरी 2019 में पुलवामा में आतंकी हमला, और फिर आपको याद ही होगा उसके बूते किस तरीके से वोट मांगे गए थे कि पुलवामा के शहीदों के नाम पे वोट नहीं मिल सकता क्या। 7 मार्च 2019 को जम्मू बस स्टैंड पर ग्रेनेड हमला, फिर 1 मई 2019 को गढ़ चिरौली में नक्सली बमबारी, फिर 12 जून 2019 को कश्मीर में आतंकी हमला, फिर 26 जनवरी 2020 को असम के डिब्रूगढ़ और चराईदेव बम विस्फोट, फिर 26 नवंबर 2020 को एचएमटी श्रीनगर में आतंकी हमला, फिर 3 फरवरी 2021 को हैलाकांडी, असम के हैलाकांडी में बम विस्फोट, और फिर 3 अप्रैल 2021 को सुकमा बीजापुर में हमला, फिर 27 जून 2021 को जम्मू ड्रोन हमला, फिर 4 अगस्त 2021 को बंदीपुर कश्मीर में आतंकी हमला। कितना बड़ा हमला था। असम में 27 अगस्त 2021 को दिमा हराओ आतंकी हमला, फिर 11 अगस्त 2022 को राजौरी में परगल में आतंकी हमला, फिर 20 अप्रैल 2023 को पुंछ राजौरी में हमला, फिर 26 अप्रैल 2023 को दंतेवाड़ा में बम विस्फोट, फिर 13 सितंबर 2023 को अनंतनाग में आतंकी हमला, फिर 29 अक्टूबर 2023 को इंस्पेक्टर मसरूफ अली वानी की गोली मारकर आतंकी हत्या, फिर 22 अगस्त 2023 को पुंछ में स्पेन आले वाहनों पर हमला, और फिर 24 दिसंबर 2023 को कश्मीर के राजौरी में बड़ा आतंकी हमला, और फिर 12 जनवरी 2024 को पुंछ में गाड़ी से आतंकी हमला। और ये तो वो है। और आपको बताता हूं कि सिर्फ एक साल में 2023 की बात करें और सिर्फ एक साल के 11 महीने में स्थिति ये होती है, 11 महीने में 444 नागरिक आतंकी हमलों में मार दिए जाते हैं और 350 सैनिक मार दिए जाते हैं, अर्धसैनिक मार दिए जाते हैं, पुलिस के लोग मार दिए जाते हैं। आप इससे समझ सकते हैं कि किस तरह के हालात हो गए। और जब ये हालात हो गए हो तो निश्चित रूप से सवाल उठता है। इसके बाद भी बेशर्मी से ऐसे बोलते हैं। लेकिन राहुल गांधी सच बोलते हैं तो बोलते हैं, और जब वो सच बोलते हैं तो नरेंद्र मोदी और उनके लोग डरते हैं। और उसी का नतीजा कि वो कांग्रेस पार्टी और सबको तोड़ने की साजिश रचते हैं। उन्होंने कितने कितने लोग तोड़े, और जो लोग तोड़े उनमें से एक भी ऐसा नहीं था जो पाक साफ व्यक्ति हो। आज भारतीय जनता पार्टी के 303 सांसद जो जीते थे वो आए, और आप एक चीज देखिए, उन 303 सांसदों में से सिर्फ 134 भारतीय जनता पार्टी के अपने, शेष सारे कांग्रेस और दूसरे उन दलों से हैं जिनको वो विरोधी दल बताते हैं। उन दलों से आए जिन दलों को वो कहीं परिवारवादी, कहीं कोई वादी, कहीं कोई वादी बताते। और उसमें भी नरेंद्र मोदी के सांसदों की स्थिति यह है कि आज जितने सांसद हैं उनमें करीब 50% कांग्रेस पार्टी से, यानी आधी भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की हो चुकी है। और वो वहां पहुंचने के बाद में यह भी कहते मिलते हैं कि भाजपा में मन नहीं लग रहा। तो कल क्या होने वाला है। बहरहाल लोग इस डर में जरूर रहते हैं कि निश्चित रूप से सत्ता से गए तो ईडी आ जाएगी, सीबीआई आ जाएगी, इनकम टैक्स आ जाएगी, क्योंकि नरेंद्र मोदी सरकार इसी तरीके से करती है। और इन साजिशों के कारण ही तमाम लोग जाते हैं। हमारे पास में सारे उदाहरण मौजूद हैं। तो तमाम सत्ता प्रेमी, तमाम उस तरह के लोग पहुंचते हैं। आप याद करिए कि जब मध्य प्रदेश का चुनाव चल रहा था तो कमलनाथ के और कमलनाथ के करीबियों के यहां छापे पड़ रहे थे, उन्हें भ्रष्ट बताया जा रहा था,
और न जाने क्या क्या कहा जा रहा था। लेकिन जैसे ही अब लोकसभा चुनाव आया, भारतीय जनता पार्टी कमलनाथ को अपने यहां समेटने में लग गई और वो लोग जो कमलनाथ को कांग्रेस के लिए पनौती बता रहे थे, आज वो इसे कांग्रेस की बहुत बड़ी हार कह रहे हैं। कमलनाथ जाएंगे, नहीं जाएंगे, क्या करेंगे, कैसे करेंगे, ये सारे सवाल हैं। निश्चित रूप से कमलनाथ इतने सालों से वहां की राजनीति कर रहे हैं, तो उनके क्षेत्र के तो कम से कम विधायक उनके साथ ही होंगे, क्योंकि उनके सहयोग से ही वो भी जीतते हैं और वो भी जीतते हैं। लेकिन एक बड़ी चीज कि कमलनाथ चले जाएंगे तो कांग्रेस को क्या नुकसान? कांग्रेस को इतना ही नुकसान होगा कि अभी जो उस क्षेत्र में चुने हुए सांसद हैं या एमएलएज हैं, वो शायद कांग्रेस का साथ छोड़ देंगे। कांग्रेस वैसे भी वहां सत्ता में नहीं, ये 4, 5, 6, 8, 10 जो भी हैं साथ छोड़ देंगे तो क्या ऐसा हो जाएगा? तब भी मुख्य विपक्षी दल वो रहेगी, तब भी वो लड़ाई लड़ेगी और ज्यादा बेहतर ढंग से लड़ेगी, क्योंकि कमलनाथ के कारण वो तमाम जगह पे नहीं लड़ पा रही, क्योंकि कमलनाथ के तमाम इंटरेस्ट और कमलनाथ की कारपोरेट की दोस्ती भी किसी से छिपी नहीं। तो ऐसी स्थिति में डर किसे लगता है? जिसके मन में चोर होता है। तो यदि चोर चले जाए तो क्या समस्या है? राहुल गांधी यही तो बार बार कहते रहे कि ये जितने डरपोक हैं या जितने भ्रष्ट लोग हैं और ऐसे लोग हैं, ये छोड़ जाए हमें तो हमें बड़ी खुशी होगी और ऐसे लोगों को जाना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ जो लोग लड़ना चाहते हैं, करना चाहते हैं देश के लिए, उन्हें आना चाहिए। और आज इसी का नतीजा था कि राहुल गांधी जब बनारस में थे तो बनारस में अपना दल की नेता एमएलए जो है, जो नरेंद्र मोदी सरकार में मंत्री हैं, अनुप्रिया पटेल, उनकी बहन आज राहुल गांधी के साथ थी और वो बोली कि राहुल गांधी जो लड़ाई लड़ रहे हैं मैं उनके साथ हूं हर वक्त। अब आप बताइए ना, बड़ी बात। और ऐसे लोग यदि आएंगे तब कांग्रेस खड़ी होगी, तब लड़ेगी, क्योंकि कांग्रेस असलियत में लड़ उसी के लिए। और कमलनाथ पहले ही अपने साले उनके जो सहारनपुर से विधायक रहे हैं बीजेपी के, भारतीय जनता पार्टी के, वो तो भारतीय जनता पार्टी के हैं, उनके साले के बेटे रंजन लखनपाल जो हैं वो भी तो वहां से रहे हैं, सांसद रहे हैं। तो इस तरीके से जब आप देखेंगे कि राघव लखनपाल, तो राघव लखनपाल वहां से बीजेपी के सांसद रहे हैं, इस 2019 के चुनाव में हार गए थे और उसके पहले वो कांग्रेस के ही इमरान मसूद से जो है टक्कर दे रहे थे और इमरान मसूद उनसे कुछ वोटों से आ रहे थे, सेकंड नंबर पे रहे थे इमरान मसूद। और वो इमरान मसूद अब फिर आ चुके हैं कांग्रेस में, नहीं चाहते थे कमलनाथ की वो आए। वही दूसरी तरफ और भी बहुत सारी चीजें, तो यानी ससुराल को भी देख लीजिए। और कमलनाथ के पास आज जो भी कुछ है कैसे, वो कानपुर के एक छोटे से इलाके में पैदा हुए, जहां पैदा हुए उनके पिताजी जो काम करते थे, ठीक है वो मतलब संपन्न घर के थे लेकिन मिडिल क्लास के थे, आज उनके पास अपना चार्टर्ड प्लेन है और न जाने क्या क्या है। निश्चित रूप से उन्होंने बिजनेस किया है, उससे तमाम चीजें आई, मैं उन्हें गलत नहीं कहता हूं, लेकिन वो पूंजीपतियों के ज्यादा करीबी है और जितने पूंजीपतियों के करीबी हैं वही तो भागते हैं। आप देखिए ज्योतिरादित्य सिंधिया, आप देखिए मुरली देवड़ा के बेटे मिलिंद देवड़ा, इसी तरीके से और भी तमाम सारे लोग। और अभी आपने देखा जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं कांग्रेस पार्टी के थे, तो वो अब भाजपा में राज्यसभा सदस्य के कैंडिडेट हैं, अशोक चौहान।
तो इस तरह की स्थितियां, तो ऐसे लोग यदि जाते हैं तो राहुल गांधी को क्या नुकसान। राहुल गांधी तो तब से ही चाहते थे कि कमलनाथ छोड़े 2019 से, जब उन्होंने किस तरीके से काम नहीं किया था और उनके मुख्यमंत्री रहते हुए कांग्रेस पार्टी वहां से बुरी तरह से हारी थी और सिर्फ कमलनाथ की एक सीट बची थी जो उनके बेटे हैं नकुलनाथ, उसके अलावा सारी हार गई। तो यह बताता है कि इन सब के जाने से कांग्रेस को नुकसान नहीं होने वाला, बल्कि राहुल गांधी की अपनी टीम स्वतंत्रता से काम कर सकेगी। इसलिए ये राहुल गांधी की वह रणनीति है जिसके तहत वो नरेंद्र मोदी को पटकनी देने के लिए उस टीम के साथ काम करना चाहते हैं जो लड़ने को तैयार है और लड़ना चाहती है। यही नरेंद्र मोदी को डरा रहा है और इसलिए वो उनके राह को गंगा जल से धुलवा रहे हैं। जय